फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं जो हाइड्रोजिनेशन का एग्जांपल बताई थी, मतलब कि इथीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तब ये एल्केन बनता है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की जगह गलती से वाटर बोल दी थी, तो सॉरी इसके लिए। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है K बराबर 2.303/T log R0/R होता है। ये R0 जो होता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, एंड ये R जो एक करके लिखते हैं, ये जो रिमेनिंग बच जाता है वो होता है। तो इसी को अब हम गैसियस फेज में लिखेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से लिखेंगे 2.303T log, एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर लिखेंगे P इनिशियल एंड PA। तो PA जो हो जाएगा वो रिमेनिंग हो जाएगा, एंड ये इनिशियल प्रेशर है। तो अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा A गैसियस एंड इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा B गैसियस प्लस C गैसियस। तो जब टाइम 0 रहेगा तो यहाँ पे कुछ इनिशियल प्रेशर होगा, बट फाइनल में प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। बट कुछ टाइम T के बाद यहाँ पे से जो प्रेशर है कुछ यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ से डिक्रीज होगा इधर बन जाएगा। तो XX इधर बन गया, बट यहाँ पे देख सकते हैं सब में 1 मोल है तो सब में XX बन गया। अगर यहीं पे मोल चेंज रहता है तो उसके हिसाब से लिखते। ये मैं इक्विलिब्रियम में अच्छा से समझा दी हूँ। तो अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं K बराबर 2.30T log P इनिशियल बाई PA। तो ये PA रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग में ये सब तो बन गया, तो अब रिमेनिंग में यही बचेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें X निकालना पड़ेगा कि X कितना है। तो सिंपल P टोटल कर देंगे, तो P टोटल में हो जाएगा P इनिशियल माइनस X ये प्लस X एंड प्लस X। ये यहाँ से देख सकते हैं ये X और ये X कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, तो P टोटल जो आ जाएगा ये P इनिशियल प्लस X आ जाएगा। तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा P टोटल माइनस P इनिशियल। अब सिंपल हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे है P इनिशियल माइनस X, तो X का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P इनिशियल PT माइनस PI। तो ये हो जाएगा P इनिशियल माइनस PT प्लस PI। तो इधर प्लस है एंड इधर प्लस है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2PI माइनस PT। तो अब ये जो निकाले हैं सिंपल इसमें पुट कर देंगे एंड उसी हिसाब से सारा कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही सब दिया गया है, एंड ये जो बताई हूँ क्वेश्चन इसको प्लीज़ अच्छा से कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है एंड PYQ में भी है। नेक्स्ट है हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में T हाफ जो होता है, मतलब कि इसमें जो कंसंट्रेशन रहता है वो हाफ हो जाता है रिएक्टेंट का। तो सबसे पहले 0 ऑर्डर का देखते हैं। 0 ऑर्डर में जो होता है T हाफ, इसमें R0/2 के होता है, एंड वही फर्स्ट ऑर्डर का बात करें तो T हाफ जो होता है 0.693/K होता है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे। एंड T हाफ को हम लिख सकते हैं ln2/K, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है रियलिटी में, बट शो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा। इसका एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पे लिया गया है इथाइल एसीटेट एंड वाटर जो लिया गया है वो एक्सेस में लिया गया है एंड H+ लिया गया है, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH C2H5OH। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर एक्सेस में है, तो वाटर से तो कुछ लेना ही देना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज करो एक्सेस में है कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर इसमें हम CH3 C डबल बॉन्ड OH C2H5 मतलब कि इथाइल एसीटेट के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इसमें भी वाटर एक्सेस में लिया गया है, तो ये जो सुक्रोज है इसको हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होगा, एंड ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो होता है ये सिमिलर C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज के जैसा ही होता है। तो सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें 2 एग्जाम्पल याद रखना है, एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, एक इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, एंड दोनों में वाटर को एक्सेस में लिया गया है। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मिक्सचर जो होता है KMnO4 एंड H2C2O4 का, ये डिक्लोराइज हो जाता है फास्ट जब हाई टेम्परेचर रहता है कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमामैग्नेट एंड H2C2O4 को बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया गया था अरहेनियस इक्वेशन के द्वारा।
आर्हेनियस के द्वारा प्रोवाइड किया गया फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आर्हेनियस इक्वेशन है k बराबर ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसमें ए को हम बोल सकते हैं आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एंड ई ए जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एंड ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये जूल पर मोल में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं H2 गैस है, I2 गैस है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है HI में, एंड ये भी गैसियस फेज में है। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से होगा, फिर बीच में इंटरमीडिएट बना होगा, एंड इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो ये ब्रेक कर गया होगा HI में, तो यहाँ पे 2HI का फॉर्मेशन हो गया, वही यहाँ पे दिया गया है। जो एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के लिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एंड ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड इसको C से डिनोट करते हैं। एंड वही दिया गया है इंटरमीडिएट जो ये बना है ये अनस्टेबल है तो ब्रेक कर जाता है। ये जो ग्राफ है ये है एक्जोथर्मिक का। एक्जोथर्मिक का ग्राफ देखोगे तो प्रोडक्ट जो रहता है वो थोड़ा बेस पे आ जाता है, मतलब कि नीचे आ जाता है रिएक्टेंट से। तो ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है H2 प्लस H2 है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, एंड ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एंड ये दोनों के बीच में जो गैप बचा मतलब कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में वो डेल्टा H है, एंड हमें पता है एक्जोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है तो वही ये शो कर रहा है। ये जो C है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। तो इनके द्वारा दिया गया था ग्राफ, मतलब कि इसमें प्लॉट किया गया था काइनेटिक एनर्जी का। ये जो कर्व है ये शो कर रहा है कि जितना भी गैसेस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है सबका सेम नहीं है, सबका डिफरेंट है, एंड ये जो मिड पॉइंट में आता है इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता क्या है, तो ये होता है Ni बाई NT। Ni जो होता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है रिएक्टिंग स्पेसिस का जिसके पास की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, मतलब कि सभी के पास सेम काइनेटिक नहीं होता है, एंड NT जो होता है ये टोटल होता है। नेक्स्ट ग्राफ जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का है। तो ये जो कर्व है ये शो कर रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इनिशियल ग्राफ है, मतलब कि जब टेम्परेचर इनिशियली लिया जाता है फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। देख सकते हैं ग्राफ शिफ्ट हो गया है राइट में, एंड ये जो ग्राफ जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो बना है ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। एंड यहाँ पे NCERT में शो किया गया है एक्टिवेशन एनर्जी। वही यहाँ पे दिया गया है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है राइट में, एंड ये कर्व का जो एरिया है वो कांस्टेंट रहता है। ये है आर्हेनियस इक्वेशन k बराबर ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं एंड एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये इंक्रीज़ कर जाता है एंड k भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो NCERT में ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ln k माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a, इसको याद कर लो क्योंकि इसके बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर कभी भूल जाते हैं तो। एंड इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है PYQ में हो या कोई भी टेस्ट सीरीज़ में हो। देखो ln k जो होता है ये माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a होता है, एंड इसमें एक और फॉर्मूला होता है log k2 बाई k1 EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर ये फॉर्मूला कभी भूल जाते हो तो दोनों फॉर्मूला NCERT में गिवन है। तो ln k1 लिखेंगे माइनस EA बाय RT लिखेंगे प्लस ln A लिखेंगे एंड T को 1 कर देंगे। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन में लिखेंगे ln k2 माइनस EA बाय RT2 A, एंड ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड में से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो अब आएगा ln k2 माइनस ln k1 EA बाय RT1 माइनस EA बाय RT2, एंड ये सब NCERT में गिवन है। एंड ये ln A है ये तो कट जाएगा, तो इसको अब हम सिंपल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log k2 बाई k1, एंड EA को कॉमन निकाल लेते हैं R को, तो ये हो जाएगा 2.303 R,
एंड इधर 1/T1 माइनस 1/T2 एंड बहुत जगह इसको लिखा रहता है मतलब कि T1 T2 एंड T2 माइनस T1 करके, तो बात बराबर ही है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस टाइप से याद रखना, फिर याद करते करते ये सिंपल याद हो जाएगा। देखो एल एन के जो होता है ये माइनस EA/RT प्लस LNA होता है, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा mx प्लस c। अब इसका ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये है y एंड ये है x, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप निगेटिव है, तो निगेटिव स्लोप के लिए ये वाला याद कर लेना, ये फिजिक्स में भी काम आएगा एंड केमिस्ट्री में तो आता ही है। इधर पॉजिटिव होता है एंड इधर का जो स्लोप होता है वो निगेटिव होता है। ये लाइन से याद कर लेना, इधर वाला लाइन पॉजिटिव एंड ऐसे करके जो लाइन बनाते हैं वो निगेटिव शो करता है। तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव है तो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो देख सकते हैं y में आ गया ln के एंड x में आ जाएगा 1/t एंड इसका जो स्लोप हो गया वो हो गया माइनस EA/R एंड ये जो c है ये हो गया इंटरसेप्ट हो गया LNA। तो सिंपल ये ग्राफ हमें याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है टेस्ट सीरीज वगैरह में। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। KClO3 रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट में बना है KCl प्लस O2। जब इसमें हम कैटलिस्ट को डालते हैं तो ये जो फॉर्मेशन रेट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब कि लेस टाइम में बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाता है एंड कैटलिस्ट का कोई भी असर नहीं होता है डेल्टा जी पे, मतलब कि ये डेल्टा जी को कोई भी अफेक्ट नहीं करता है एंड कैटलिस्ट ओनली कैटलाइज करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये कुछ नहीं करता है कैटलिस्ट। ये ग्राफ दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला है इसमें ये विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है। जब हम इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर गया तो ये ग्राफ हो गया एंड देख सकते हैं पाथ चेंज हो गया है। नेक्स्ट है कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको डेवलप किया गया था, मतलब कि साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रखना है केमिस्ट्री में। कॉलिजन थ्योरी जो था ये बेस्ड था KTG पे, मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इन्होंने एज्यूम किया हार्ड स्फीयर एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जितना भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ कॉलिजन होता है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में उसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं Z से। रेट ऑफ रिएक्शन होता है ZAV E माइनस EA/RT। तो ZAV जो होता है ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, E माइनस EA/RT जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को, मतलब कि ये जो एनर्जी होता है इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी या फिर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी के जितना होता है। नेक्स्ट है कॉलिजन में, मतलब कि कॉलिजन होता है मॉलिक्यूल का एंड जब ये कोलाइड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि कोलाइड अच्छा से कर पाए। रेट जो होता है ये होता है PZAB E माइनस EA/RT। तो P को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोल सकते हैं, बट इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। इन्होंने कंसीडर किया एटम मॉलिक्यूल को एक हार्ड स्फीयर के जैसा एंड ये इग्नोर कर दिए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो दिया गया है NCERT में वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस दिया गया है वो एनर्जी जो रिएक्टिंग स्पेसिस के पास होता है।